हेलो एंड वेलकम टू पीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूं फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। आज मेरा आपके साथ आने का एक सबसे बड़ा रीजन है ये बात करना कि आरबीआई ग्रेड बी में आपके पास समय कितना है और आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए। आज मैं एग्जैक्टली आपके साथ टाइमलाइन डिस्कस करने वाली हूँ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो स्ट्रांगली प्रिपरेशन करना जानते हैं या जो चाहते हैं कि वो अपना एक प्रॉपर फोकस वे से इसी स्पेसिफिक पेपर के लिए बैठकर अपना समय लगाना चाहते हैं। कितना समय है उनके पास और किस तरीके से उन्हें इस समय को बांटकर चलना चाहिए। नाउ दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, both phase 1 and phase 2. Interview is something which requires a different kind of homework and at the same time उसका आपके पास थोड़ा different हो जाएगा। सो आज मेरी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से कवर करेगी ये चीज कि फेज 1 में क्या है, फेज 2 में क्या है, फेज 1 को कैसे कवर करना है और फेज 2 को कैसे कवर करना है जब हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड दिस। आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के अंदर पिछले कुछ समय से सबसे बड़ी जो दिक्कत आती थी वो था टाइम। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम, नॉर्मली जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आपके पास आइडियली एक महीना होता था मैक्स टू मैक्स। पिछली बार ये जब 2021 में आया था, बैंग ऑन जैसे ही पेपर आपकी नोटिफिकेशन निकलती है, एक महीना आपके पास और पहला आपका फेज आएगा, एक महीना आपके पास और आपका फेज 2 आ जाएगा। यानी जब तक कोई स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम बोलकर खत्म करता होगा तब तक का इनका पूरा जो फेज 1 फेज 2 है वो कंप्लीट होने का सिनेरियो खत्म, यानी 2 महीने का समय एंड इट्स ओवर। दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर यू विल गेट दिस, एक्चुअली फर्स्ट टाइम नहीं बट हाँ बहुत टाइम बाद आपके पास ये ऑप्शन आते हैं कि रेगुलेटरी बॉडी होकर भी आरबीआई ग्रेड बी आपको इतना समय दे रहा है। यू आर गेटिंग रफली 2 months बिफोर फेज 1 एंड अगेन जो फेज 2 है उसके लिए आपके पास रह जाता है एक महीना और। यानी अगर मैं ओवरऑल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए कितना महीना आ जाता है, दे हैव गॉट 3 months all in all to complete their entire preparation, crack this examination till phase 2 and then उनकी स्ट्रैटेजीज बदलेंगी बिकॉज फिर आएगा इंटरव्यू का एरिया। लेकिन क्या करना है अगले 2 महीनों के अंदर और उसके बाद कैसे ट्रांजिशन करना है आपके पास फिर वो चीज देखना होगा। बिकॉज लास्ट मंथ यानी उस टाइम पर आपका पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की। आपकी प्रिपरेशन का जो पूरा एरिया है वही बदल चुका होगा, चाहे वो सिलेबस हो चाहे आपकी बेसिक स्ट्रैटेजीज हो। यानी फेज 2 के अंदर आपका फेज 1 का कुछ भी नहीं चलेगा, उसके लिए आपको दोबारा से बिल्कुल नए तरीके से काम करना होगा। सो क्या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का सबसे पहला डाउट ये रहता है, लेट्स वेट टिल द पर्टिकुलर फेज 1 एंड देन वी विल सिट फॉर फेज 2। जब तक फेज 2 का हमारा क्लियर नहीं होता फेज 1 तब तक मैं फेज 2 के लिए प्रिपेयर करके करूंगा क्या या करूंगी क्या, करेक्ट? इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ में आप फेज 2 क्रैक नहीं कर पाएंगे। फेज 2 के लिए यू विल गेट रफली 26-27 डेज बिकॉज आपका पेपर आपके पास मई में आया, देन यू हैव इट इन जून। जून और मई के अंदर आपके पास क्या टाइम रहा, कुछ भी नहीं, नियर अबाउट 24-25 डेज। उस समय के अंदर क्या आप ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्लस आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, क्या ये 4 चीजें इतने कम समय में बिल्कुल अलग फेज 1 से आप पढ़ पाएंगे? क्या आपको प्रिपरेशन तब ही करनी चाहिए? नाउ दैट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस भी करूंगी और इस क्वेश्चन का हल भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू दिस प्रोसेस। जब हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के अंदर आपके पास कितना समय है, आज आपके पास सबसे पहला देखने वाला होता है व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। 67 डेज पड़े आपके पास, कितने आज से अगर हम गिनकर चलते हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली फेज 1 के लिए 67 डेज हैं, जो फेज 2 है उसके लिए 26 दिन आपको मिलेंगे। यानी अब ये सोचकर चलिए कि जब हम बात करते हैं मई और जून के हिसाब से तो आपके पास 26 मई और आपके पास ये 28 मई और 25 जून के आसपास का आपका एरिया आ जाता है विच इज देयर आर गिविंग राइट नाउ एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका यही आपके पास फाइनल भी हो जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी क्लियर तो वो आपकी फेज जो है यही रहेंगे, बस उसकी फर्दर डिटेल्स आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी क्या है और कैसा है। Now, when we talk about these particular days, क्या करना चाहिए इन 67 डेज के अंदर और क्या करना चाहिए आपको नेक्स्ट 26 डेज के अंदर कि आपका ओवरऑल आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन करने का तरीका ना कि सिर्फ बेहतर हो जाए जबकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिकॉज यू डू नॉट स्टडी जस्ट टू स्टडी, यू शुड स्टडी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। यही अल्टीमेट टेक्निक होती है पेपर की प्रिपरेशन करने की। यू आर नॉट देयर जस्ट टू स्टडी फॉर दैट एग्जामिनेशन। आप सिलेबस पढ़ते क्यों, आपको पेपर क्रैक करना है तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपकी इफेक्टिव स्टडी हो जाए।
Most of the students are making one particular mistake, that let's prepare only for the phase 1. Why to prepare for phase 2 at this point of time? phase 2 भी prepare करने लग जाएंगे तो पता तो है नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो phase 1 पहले करते हैं ना. जब आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, phase 1 आपने क्रैक कर भी लिया, तो ये आपका फेलियर का पॉइंट बन जाएगा. बिकॉज इसके लिए यू विल गेट बेयरली कितना समय आपके पास, 26 दिन के आसपास, एक फेज से दूसरे फेज, एक पूरा ऑब्जेक्टिव, एक पूरा आपके पास ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, और बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स. यहां पर आपके सब्जेक्ट्स अलग हो जाएंगे और यहां पर आपके सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे. क्या ये जस्टिफाइड होगा एक आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट के लिए कि एकदम से वो अपना पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दे एंड देन सोचे कि अच्छा इतना तो मैंने स्ट्रैटेजी को चेंज कर लिया, नाउ आई कैन प्रोसीड? This will definitely create a trouble if you prepare like that. So this is where I am going to let you know about a particular strategy, that is what you can use. 60 plus 30. अब ये क्या है? अब देखिए, अब एक काम करते हैं, मैं इसको बोल देती हूँ 65 and 25. ठीक है, क्योंकि बात यह है कि हमारे पास दिन के हिसाब से उतना ही आता है. अब हम क्या कर सकते हैं, पहले 60-70 दिन के अंदर हमें क्या करना चाहिए. अब अगर मैं ये कह दूं कि पहले 60 डेज में आप सिर्फ फेज 1 कर लो, आई एम जस्ट काउंटरिंग व्हाट आई जस्ट सेड. इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक फॉरवर्ड टू फेज 2 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप आरबीआई ग्रेड भी सिर्फ जस्ट टू चेक कर रहे हैं कि लेट्स गिव द एग्जामिनेशन, ट्राई करते हैं ना, फेज 1 निकल गया, देन वील थिंक अबाउट फेज 2. फेज 2 में आकर आपको बहुत दिक्कत आएगी. आप जब उसकी प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आता है, इसकी मेन दिक्कत यहाँ आती है. आपके पेपर में डिस्क्रिप्टिव भी है और आपके पास ऑब्जेक्टिव भी है. बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिनके केस में ये एक अच्छा एस्पिरेंट, एक अच्छा एरिया बन जाता है. फॉर एग्जांपल बहुत सा यूपीएससी का स्टूडेंट है जो कि बहुत से सोच रहे होते हैं कि लेट्स गो फॉर आरबीआई एज वेल. बट डू यू नो, आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फेज 1 के अंदर, आपके पास क्वालिफाइंग पेपर नहीं है. मतलब इट्स नॉट समथिंग जो आपके लिए जैसे सीसैट में आप लोगों के पास होता है. सीसैट में इट इज बेसिकली वहां पर आपके पास, आपको बस क्वालिफाई करना है उसके अंदर. इसके अंदर आपके पास सेक्शनल कट ऑफ्स भी लग जाते हैं, प्लस आपके पास ओवरऑल आपको फेज 1 में भी क्लियर निकलना है ताकि आप फेज 2 की तरफ जा सके. इसके नंबर कहीं काउंट नहीं होंगे, लेकिन फेज 2 और इंटरव्यू का जाकर मेरिट लिस्ट में कोई काउंट होता है. यानी हर एक एस्पिरेंट को, हर एक एस्पिरेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने और कौन से पेपर दिए हुए हैं और कौन कौन से पेपर को आप टारगेट करके चल रहे हो, फेज 1 की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपकी अलग चलेगी, फेज 2 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग चलेगी, और दोनों अलग अलग समय पर नहीं चलेंगे, दोनों एक ही समय पर चलेंगे. यानी आपको फेज 1 के साथ में फेज 2 को उठाना ही होगा. बहुत सी चीजें आपको फेज 2 की फेज 1 में कवर करके चलनी होगी फेज 1 के पेपर से पहले, बट पेपर से कुछ टाइम पहले टोटली फेज 1 पर आपको उतरना पड़ेगा ताकि फेज 1 की प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्गर हो जाए. अगर आप पहले से ही इसकी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, यानी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपका अच्छा है, तो फिर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप शुरुआत फेज 2 से कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आप साथ साथ फेज 1 की प्रिपरेशन को भी स्ट्रेंथन अप करते चले. बिकॉज आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन था, इट क्लियरली सेड द पेपर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव. ऐसा मत सोचेगा कि इसका जो लेवल है वो किसी भी हालत में कम किया जाएगा. पिछली बार का पेपर का लेवल वो वैसे भी बढ़ा चुके थे, सो यू नेवर नो इफ दे मेंटेन द सेम लेवल और इफ दे बिकम अ लिटिल टफर दिस टाइम, देन इट इज समथिंग जहां पर आपको एक बार तसल्ली से फोकस करके उस पेपर की प्रिपरेशन करनी ही होगी, चाहे वो फेज 1 हो चाहे वो फेज 2 हो. इस पेपर में आपके पास ये 3 पर्टिकुलर लेवल मिल जाते हैं, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू. इस केस में हमारे लिए मेन चीज क्या आ जाती है, फेज 1 के अंदर ऐसा क्या है जिसके ऊपर आपको कवर करके चलना है. फेज 1 में आपके पास जीए आएगा 80 मार्क्स का, रीजनिंग आएगी 60 मार्क्स की, इंग्लिश होता है 30 का, क्वांट होता है आपके पास 30 का, और टोटल आपका 200 मार्क्स का ये पेपर है. और नॉर्मली देखिए कितनी ज्यादा वेटेज इस चीज की होती है, जनरल अवेयरनेस की. ठीक है, फिर आपके पास रीजनिंग का 60 मार्क्स का एरिया है, इंग्लिश का आपके पास 30 मार्क्स का है. पिछली बार की इंग्लिश का भी लेवल काफी ज्यादा अच्छा था, तो यानी आप ये सोच के चल सकते हो कि अगर आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है तब भी आपको इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड कि इसका रीजनिंग और क्वांट वैसे भी पिछली बार के लेवल में अच्छा लेवल डाला गया था उन्होंने. दैट मीन्स आपके पास इन सब चीजों को आपको साथ में प्रिपेयर करके चलना है. इसके अंदर जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स की आती है, तो कम से कम अब स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, मैम कितने साल का, कितने टाइम का हमें करंट अफेयर्स पढ़ के चलना चाहिए. इट इज ऑलवेज सेड कि एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स जिस टाइम आपके एग्जाम होता है उससे पहले आपको कवर करके चलना है. कौन कौन सा आपको एरिया कवर करना है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो आपको वैसे भी उसके लिए पेपर के लिए
प्रिपरेशन अच्छे से करनी ही होगी, क्योंकि वो यहाँ पर भी काम आएगी, वो आपके पास फेज 2 में भी काम आएगी। साथ ही साथ आपके पास और भी कई चीजें हैं आपको जो इस पेपर के लिए कवर करनी है जब आप जनरल अवेयरनेस का ही बात करते हैं, बिकॉज जनरल अवेयरनेस इज बेसिकली वन ऑफ द की एरियाज विच विल डिटर्मिन अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स। आपके पास 2 घंटे का समय होता है टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। अब इसके लिए क्या प्रिपरेशन, दिस इज समथिंग जो क्लियरली बताता है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक ही दिन में आप इन सब चीजों की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपको अपने इन 60 दिनों को इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में बांटकर जरूर चलना होगा। हर दिन आपको टाइम स्पेंड करना होगा जनरल अवेयरनेस पे। यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट बिकॉज एंड में करने का कोई फायदा नहीं। रोज रोज अपनी जनरल अवेयरनेस को बिल्डअप करते चलिए। साथ ही साथ जैसे आपका रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर आप क्या कर सकते हैं, हर दिन का टाइमिंग सेट कर लीजिए जिसमें आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ क्वांट करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ रीजनिंग, और एक पर्टिकुलर टाइम पर यू कैन स्प्लिट इट अप, इंग्लिश को भी साथ में कवर कर सकते हैं। बट अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वीक है तो आपको साथ में उसे कवर करना होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के बाद में आपके पास फेज 2 में इससे बड़ा चैलेंज आ जाएगा। तो आपको जितना इसमें स्ट्रेंथ होगी उसका सारा फायदा फेज 2 में उठाएंगे आप। तो अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, यू विल हैव टू जुडिशियसली डिवाइड योर टाइम इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट वही कि आपके अंदर के कैलिबर का बेस्ट आप निकाल कर चले। सो आरबीआई ग्रेड बी के लिए ये है हमारा फेज 1 का ब्लूप्रिंट। अब इस ब्लूप्रिंट के साथ में पढ़ना क्या क्या होगा, वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब देखिए मैं क्यों कह रही थी कि आपकी फेज 2 में से बिल्कुल डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजी हो जाएगी। क्या है इसके अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। क्या होगा, आपके पेपर में 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। कुछ 15 मार्कर हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रही हूं, डिस्क्रिप्टिव के अंदर 6 में से 15 मार्कर 2 होंगे और 10 मार्कर भी 2 होंगे, तो टेक्निकली 50 मार्क्स का आपका क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव ही आ जाएगा। इस डिस्क्रिप्टिव के लिए यू नीड प्रॉपर टाइमिंग, यू नीड टू सिट डाउन एंड राइट द आंसर्स, यू नीड टू नो द कंटेंट दैट यू आर राइटिंग, उसकी प्रेजेंटेशन प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड, यानी फेज 1 की सब चीजें एक तरफ और फेज 2 का सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर एक तरफ प्रिपरेशन होगा। बोथ आर पोल्स अपार्ट व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू नीड। साथ ही साथ इसमें आपके पास 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी है। इस 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे और ये पेपर आपके पास हो जाएगा 50 मार्क्स का, where there will be a combination of 1 marker and 2 marker questions. That means आपके पास में 50 questions तो नहीं होंगे, you might get around 30 questions. So that means आपके पास depending upon आपके 1 marker and 2 marker questions, ऐसा नहीं है कि वहां पर एक specified ही होगी चीज, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन जो फर्स्ट फेज में होगी वो कहीं काम आ रही है, वो नहीं आएगी। फर्स्ट फेज को आपको वहीं पर पीछे छोड़ना होगा और सेकेंड फेज में आते ही आपकी प्रिपरेशन का, आपका देखने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। इट हैज टू बी टोटली डिफरेंट, ठीक है। सो पहले आप इकोनॉमिक्स वाली चीज से खत्म करेंगे, सो उसके बाद सिमिलर चीज आपको फाइनेंस में करती हुई दिखनी है। यानी फाइनेंस में जब हम देखते हैं तो क्या होगा, चलिए अब एक बार फाइनेंस को भी देख लेते हैं। फाइनेंस के पेपर में आपके पास क्या रहेगा, आपके पास में इसके अंदर 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव है। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टू एरियाज, इसका मतलब क्या हुआ, सोचिए 50% ऑब्जेक्टिव का बेसिक मतलब आ जाता है दैट इन दिस केस व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस, तो आपके पास पेपर में क्या होगा, आपके पास में वही आपके पास 1 मार्कर और 2 मार्कर फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे और आपके पास फाइनेंस के तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और दूसरा भी आता है आपके पास थ्योरेटिकल, और मैनेजमेंट के थ्योरेटिकल कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपके पास क्या होगा, 50 सब्जेक्टिव मार्क हो गए। सब्जेक्टिव के अंदर अपने पास क्या होगा, यानी इसमें भी आपके पास 4 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। So normally the basic problem that will arise is आपके पास 15 मार्कर होगा फाइनेंस का और आपके पास 10 मार्कर होगा मैनेजमेंट का। इस तरीके से ये डिवाइड किए जा सकते हैं। दैट मीन्स आपको इसके लिए फाइनेंस को अलग से पढ़ना है, मैनेजमेंट को अलग से पढ़ना है। बोथ ऑफ दीज आर नॉट एग्जैक्टली कनेक्टेड एरियाज और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज अगेन अ वेरी डिफरेंट एरिया टू कवर
एज कंपेयर टू फेज 1, यानी आपको फेज 1 से हटकर प्रिपरेशन करनी होगी जब आप फेज 2 की तरफ जा रहे होंगे। और टू एड इट, साथ में आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी प्रिपेयर करना है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो है, आई वुड कॉल इट, इट इज मोर और लेस एन एरिया जो आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स वाली चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है। इट इज अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। आपकी आज की जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपका वर्ल्ड को देखने का तरीका, इट कैन हैव इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज बेस्ड ऐसे टॉपिक, इट कैन हैव एनी एरिया, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हो सकता है, फाइनेंस बेस्ड इश्यूज हो सकते हैं, उसके बेस पर आपके पास एक इसमें एसेज आ जाते हैं। यानी जो इंग्लिश जो राइटिंग है, इसके अंदर भी इन्हीं टॉपिक से इंस्पायर हुए हुए एसेज आ सकते हैं, उसी के बेस्ड आपकी कॉम्प्रिहेंशन आ सकती हैं। दैट मीन्स इसके लिए आपको बैठकर इनको प्रिपेयर करेंगे तो इसकी प्रिपरेशन भी साथ में आपको करनी है, और ये ऑलमोस्ट साथ में हो भी जाएगी। हर पेपर के लिए जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसके लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट्स। नाउ थिंक अबाउट दिस सिनेरियो। अब एज अ स्टूडेंट अगर आप प्रिपरेशन करते हुए ये बोलते हो नहीं नहीं ये तो फेज 2, तो जब फेज 1 निकलेगा ना मैं तभी पढ़ाई करूंगी, उससे पहले मैं नहीं करूंगी, क्या ये पर्टिकुलर सोच के साथ आप फेज 2 को उस समय पिक कर पाओगे? नहीं। आपको फेज 1 के साथ साथ ही फेज 2 की प्रिपरेशन शुरुआत करनी होगी कि नाउ व्हेन यू हैव अ पर्टिकुलर टाइम, तो ऐसा ना हो कि आपका फेज 1 आप इतने ध्यान से प्रिपेयर कर ले कि फेज 2 प्रिपेयर ना कर पाए, या कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जो कहता है मैं तो फेज 2 के लिए पहले बैठ रहा हूं और वो फेज 1 को कहीं ना कहीं अनदेखा कर दे, और बाद में उसका बेसिक रिजल्ट क्या हो, ना फेज 1 प्रॉपर हो पाए ना फेज 2। तो आपको वो एक बैलेंस ढूंढ कर चलना है जहां पर आप फेज 2 की प्रिपरेशन साथ साथ करें जरूर, लेकिन फोकस फेज 1 पर जरूर रखें, स्पेशली व्हेन यू आर एंटरिंग द लास्ट मंथ। यानी जो आखिरी के 30 दिन है उसके अंदर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत हो जाती है फेज 1 के ऊपर, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि 30 दिन आपने उस टाइम पर ही लगाना, उससे पहले फोकस फेज 1 पर की जगह फेज 2 पर रखें, और स्टूडेंट्स का जिनको दिक्कत है उनको वो 30 दिन में कंप्लीट ना हो। डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वांट रीजनिंग जो है वो वीक होगा, और ऐसा होगा कि उनका जो फेज 2 है वो उनको बहुत अच्छे से आता है, तो उनको क्या करना है, अगर वो फेज 2 पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, फेज 2 का साथ साथ अभी पढ़ते रहें, लेकिन अभी से ही फेज 1 के ऊपर भी वर्क करना शुरू कर दें। ये नहीं कि हम वेट करेंगे उसके बाद हम उस चीज को पढ़ेंगे। करेक्ट? यानी आपको तभी वो चीज हेल्प करेगी। फेज 2 के साथ में जब आप इसे कंप्लीट करेंगे, देन यू विल एंटर द लास्ट फेज, यानी आपके पास फेज 3 में आपके पास होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के साथ में आपका टोटल जो होती है असेसमेंट की जाती है, इसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। यानी फेज 2 आपका डिसाइडिंग एरिया बन जाता है, लेकिन आप अगले पेपर में जाओगे या नहीं जाओगे वो डिसीजन तो फेज 1 ही लेगा। फेज 1 में आपके पास क्या क्या आ जाता है वो एक बार मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, सो यू एटलीस्ट नो कि क्या क्या है, सो यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर पीडीएफ एज वेल फॉर द फर्दर डिटेलिंग कि आपने कैसे और क्या पढ़ना है इसके अंदर। आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 के अंदर आपके पास क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीए है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने जिनको जहां पर ज्यादा दिक्कत रहती है उसकी प्रिपरेशन उनको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जैसे अगर किसी का क्वांट वीक है, देन वाई टू वेट कि हम लास्ट मंथ में आकर ही पढ़ेंगे, इसको अभी से ही अगर आप 1 आवर 2 आवर का एक 1 आवर 2 आवर की जगह अभी के लिए आप 2 to 3 आवर्स तक की प्रिपरेशन पे, क्वांट और रीजनिंग पर अगर आपका ये दोनों वीक है, आप इसके ऊपर जुडिशियस टाइम दे दें और बाकी सबके साथ में उनको चलाते चलेंगे, तो आपको इन दोनों का जो बर्डन है वो भी नहीं फील होगा। और अगर आपके लिए ईएसआई और एफएम यानी फाइनेंस और मैनेजमेंट जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, तो उनको पढ़ने में आप रिफ्रेश होंगे और इनके ऊपर काम करने पर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कि ठीक है हमारे ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो पा रहे हैं। इंग्लिश जो है उसके लिए आपको डेफिनेटली एक बार प्रैक्टिस जरूर करते चलना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है उनको साथ साथ ही बैठना चाहिए, हर दिन अपना समय निकालिए और इंग्लिश की एक्सरसाइजेस के ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल छोड़कर चले, कीप अराउंड हाफ एन आवर पर्टिकुलर टाइम जिसमें आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले, या आप उसको किसी ना किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस को कर ले ताकि आपका इससे वो कॉन्टैक्ट ना छूटे। जीए के ऊपर
यू शुड गिव पर्टिकुलर टाइम, या तो आप वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते चले, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर बैठकर आप मंथली करंट अफेयर्स को अपने हाथ से पहले सारा एक वो कंपाइलेशन जरूर कर ले नोट्स की, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से मंथ की क्या क्या करंट अफेयर्स हैं जो मुझे कवर करके चलनी है। ये ना हो कि आखिरी के 10 दिन में आकर अगर मैं रिवीजन करने का सोच रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं मैंने कहां से पढ़ना है, जहां पर मुझे कुछ दिखता है यूट्यूब में, यहां से भी उठा लिया, वहां से भी उठा लिया, गूगल से अब उठा लेते हैं, वो जो आपकी पढ़ाई होगी ना वो उस समय दिक्कत करेगी। जो चीज आपने जितनी ज्यादा बार देखी होती है, आपका उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर उतना एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाता है। सो डू नॉट डीले कि मैं ना बाद में आराम से अपना ये बनाऊंगा। जस्ट मेक श्योर यू आर कंपाइलिंग द मटेरियल्स राइट अवे। अभी ऐसा नहीं कि प्रोसेस अभी शुरू हो गई है आरबीआई ग्रेड बी की, बट वंस द प्रोसेस स्टार्ट्स यू डू नॉट हैव टाइम, करेक्ट। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट एरिया, आपको क्वांट में क्या क्या कवर करके चलना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेजेस है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देन यू हैव डीआई आ जाता है आपके पास में, स्टॉक्स एंड शेयर्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन आ जाता है, देन एवरेजेस है, टाइम एंड वर्क है, मिक्स्ड एंड एलिगेशन है, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटीज, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इनमें से रादर अगर मैं बात करूं, क्वांट में एक ही की है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस। जब तक आप इस लेवल की वर्किंग, आप इसके ऊपर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी पेपर में स्पीड बनी रहेगी, बिकॉज दिस नीड्स टाइम। ये आपका सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पर एस्पिरेंट्स का लगता है, बिकॉज जीए के अंदर आपको या तो टॉपिक आता होगा या नहीं आता होगा, और वैसा ही आपके पास आ जाता है इंग्लिश के अंदर भी, आपके पास ऐसा ही हो जाता है कुछ एक टॉपिक्स के अलावा। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल टेक लेसर टाइम। तो आप वहां पर अगर एक जुडिशियस तरीके से चले तो आप अपना समय इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा लगा पाएंगे। अब जिनकी मैथ्स में स्पीड अच्छी है उनके लिए क्या है, हर दिन का अभी से ही आप साथ साथ शुरुआत कर दीजिए, दैट यू आर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑन द क्वांट एज वेल एज रीजनिंग, इंग्लिश और साथ में जीए का। हर दिन का अपना एक अपना कैलेंडर तैयार होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में क्वांट के इतने टॉपिक्स को कवर करके चलना है, इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चलना है, ताकि पेपर के समय तक आपको एंड में आकर वो प्रैक्टिस से आप आउट ऑफ टच ना हो। एंड में आकर तो यू हैव टू इंक्रीज इट फर्दर, लेकिन हाँ अभी के लिए यू शुड ऑलरेडी डिवाइड द पर्टिकुलर टाइम टुवर्ड्स योर क्वांट। सिमिलर थिंग गोज विद रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग है, सलॉजिज्म है, डायरेक्शंस है, इनइक्वालिटी, रैंकिंग इन ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट। पिछली बार के पेपर के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट्स के काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस है, देयर वर द हाई लेवल क्वेश्चंस, वो लोअर लेवल क्वेश्चंस नहीं थे। तो आपको वहां पर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर देखकर चलना है कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहां पर स्टैंड करती है और आपको और कितना इंप्रूव करना है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको रोज का समय इनके ऊपर साथ में निकाल दीजिए। और अभी क्योंकि आपके पास समय है तो आप जो अपने फेज 2 वाली चीजें हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हुई तो आप उनके ऊपर इस समय थोड़ा फोकस दे सकते हैं, बिकॉज आप इनको तो साथ में चलाना ही है, इसको तो रोकना ही नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट ओवरलुक द फैक्ट कि अच्छा फेज 1 पहले है। फेज 1 को आपको पहले ही पढ़ना है, लेकिन फेज 2 के लिए हर दिन आपको समय निकालना भी होगा। ब्लड रिलेशंस है, डेटा इनसफिशिएंसी है, मशीन आउटपुट है, पजल्स हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये सब चीजें आपके पास आ जाती हैं रीजनिंग के अंदर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एरिया ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के लिए यू शुड ऑलवेज टेक आउट, अब हर एक के टॉपिक के लिए ना अब डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस, एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट को 1 से 2 आवर्स का तो एरिया ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग करके अभी चलना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो भी, अगर आपकी इसमें एक वीक एरिया है तो इसको और ज्यादा टाइम आप देकर चलिए, हर दिन का प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, बिकॉज जब तक आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके पास बहुत से मिल जाते हैं। हर टाइप के ऊपर इंडिविजुअली वर्क कीजिए। अगर आप पहली बार इन चीजों पर काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअली इन सब के ऊपर वर्क कीजिए। जिनका रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश ये अच्छे हैं, उनके पास पास्ट ईयर क्वेश्चंस एक रेफरेंस का एरिया बन जाते हैं कि उनको समझ में आता है क्या लेवल आया हुआ था पेपर में और उसको और कितना अच्छा बनाने की जरूरत है। अपने लेवल की डिस्क्रिपेंसीज दिखती है ना, व्हाट आर द पर्टिकुलर एरियाज जहां पर मैं कमी पा रही हूं, जहां पर मैं आई एम जस्ट नॉट एबल टू गिव माय बेस्ट, वो चीज हम देख पाते हैं अगर आपने उसको रिव्यू किया तो। देन अदर देन दिस आपके पास रीजनिंग के बाद दिस इज द एरिया ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आपके पास क्या क्या है, यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू हैव द
सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिर आपके पास एरर डिटेक्शन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, क्लोज टेस्ट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला एरिया हो गया ये आपके पास, या इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले एरियाज हो गए। इनको आप एंड में आकर अगर पढ़ोगे ना तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। वो क्या भी धीरे धीरे बिल्ड होती है। सो हर दिन का इंग्लिश के अंदर अगर आपकी इंग्लिश ओके लेवल भी है ना, तो भी इंग्लिश को आप एक डिसेंट सा समय हर दिन बांट कर चलते हैं तो आपका उसको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, सो आपके पास ये आ जाता है इंग्लिश के अंदर कवर करने वाले एरिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर इन सबको इसके अंदर थोड़ा समय आप कम दे सकते हैं अगर आपकी लैंग्वेज कंट्रोल अच्छा है। इन केस आपका लैंग्वेज कंट्रोल अच्छा नहीं है तो जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी दिक्कत है उस पर अभी के लिए ज्यादा समय दे दीजिए, क्योंकि फेज 1 जो है दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगर आप फेज 2 तक पहुंचना चाहते हैं तो फेज 1 को तो आपको लेकर चलना ही है। सो यू शुड ऑलवेज कीप अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर फेज। ओके, सो कीपिंग इन माइंड इस चीज को देखते हुए हमारे पास और क्या आ जाता है। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया इज हमारे पास जीए कैसे कवर करनी है। जीए के अंदर आपके पास एक स्टैटिक जीए आ जाती है, करंट जीए आ जाती है, पेपर के अंदर इनके मार्क्स आ जाते हैं आपके पास। देन वी हैव बैंकिंग की जीए आपके पास आ जाती है, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स के ऊपर आता है, अदर करंट के ऊपर आता है। आपके पेपर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की इनकी मार्किंग स्कीम रहती है, जबकि ये जो रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स है इसका फायदा आपको सिर्फ फर्स्ट फेज नहीं, इसका आपको सेकंड फेज में भी फायदा होता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का फायदा आपको फर्स्ट फेज के साथ में सेकंड में भी इसका फायदा रहता है। सो देयर आर सर्टेन एरियाज जो अगर आपने फर्स्ट फेज में अच्छे से किए हैं वो आपको सेकंड फेज में भी आपको हेल्प करते हैं। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू ऑल दीज एरियाज। जीए कभी एक बारी में कवर नहीं हो पाती है, उसको चाहे आप मंथली कवर करके चले या वीकली कवर करके चले, ताकि आपकी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से आपकी एक बार चीज गो थ्रू जरूर हुई हो बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये तो फेज 1 खत्म हुआ। अब मैम आपने कहा था कि फेज 2 भी साथ में प्रिपरेशन शुरू करनी है। फेज 2 में आपके पास क्या क्या आ जाता है। फेज 2 के अंदर दिस इज समथिंग व्हिच यू फाइंड इन अदर एरियाज एज वेल, यानी इसमें एसे है, प्रेसी है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। एक सेबी ग्रेड ए के स्टूडेंट को बहुत फायदा हो जाता है क्योंकि उसने अभी एसे, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पेपर वो दे के ही आए हैं। और जो आरबीआई ग्रेड भी है उसके पेपर में आपको एसे भी आएगा, प्रेसी भी आएगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा। अगर आपका इंग्लिश पर एक कमांड अच्छी है तो आपको जो ऐसे है ये इंग्लिश बेस्ड ऐसे नहीं होते, जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल इंग्लिश बेस्ड ऐसे होगा। इसके अंदर बहुत बार आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स बेस्ड होते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पास इकोनॉमिक्स प्लस फाइनेंस बेस्ड होते हैं। यानी आपके पास चॉइस होती है आपने कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ना कई बार इनके क्वेश्चंस फाइनेंस बेस्ड हो जाते हैं, यानी वो कहने को इंग्लिश है, आपको वो तभी समझ में आएगी जब आपका इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का एक लिटरेसी लेवल हाई होगा, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके आरबीआई ग्रेड बी के इंग्लिश के इस फेज के अंदर। इसके लिए आप रेगुलरली तो नहीं आपको रिक्वायरमेंट, बट हाँ आप हर 2 दिन में एक पर्टिकुलर ऐसे प्रैक्टिस कर ली या 2-3 दिन में एक प्रेसी आपने कर ली। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। इवन आप फेज 2 के अंदर ज्यादा वर्क कर लेना, बट फेज 1 के साथ में, फेज 1 से अभी कुछ टाइम पहले इसको थोड़ा बहुत भी देख लोगे, कुछ कभी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहोगे ना, और वंस इन अ ब्लू मून वीक में 2 या 3 बार आप एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करके प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपका इसका एरिया निकल जाएगा। यानी आप अगर now this particular thing depends upon your language control as well. If you have issues with the language तब मैं आपको ये नहीं बोल सकती, लेकिन अगर आपके लैंग्वेज कंट्रोल अच्छा है फिर आप इसको सेकंड फेज में ज्यादा फोकस डालकर फर्स्ट फेज में इसका एक बैलेंस होकर चल सकते हो, बिकॉज ये आपके उन 3 पेपरों में से एक है जो आपका स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट आप पेपर में रीप करेंगे। देन आपके पास आता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, जहां पर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखती है, इंडियन इकोनॉमी आ जाती है, सोशल स्ट्रक्चर in India, globalization. There are certain different areas which are required to be covered properly. Depending upon the area जो आपका weaker है उस समय पर मत रखिएगा। यानी अगर कोई एस्पिरेंट कहता है कि मेरा इंडियन इकोनॉमी वीक है या मेरा सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया नहीं पढ़ा हुआ मैंने,
तो जिसने जो पर्टिकुलर टॉपिक इससे पहले कभी नहीं देखा हुआ, कहीं ना कहीं आपने, जो कि इकोनॉमिक्स है एक पर्टिकुलर एरिया जो बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, चाहे वो उस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं नहीं करते, बिकॉज +1 +2 में भी अगर आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को देखा हुआ है आपको उसका बेनिफिट होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इनमें से जो सबसे वीक एरिया है आपको उसको अभी ही पिक कर लेना होगा। विद इन द फर्स्ट 30 डेज में आप उसे पिक करके पढ़ लेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। बिकॉज जब ये 60+30 के अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, यानी आपका जो फेज 1 से जो 30 डेज से पहले आप कर लोगे ना, वो जो फेज 2 की प्रिपरेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि आप बिना किसी स्ट्रेस के ऊपर फोकस कर पाओगे, उस इंडिविजुअल वीक टॉपिक को पकड़ पाओगे। यानी जब आखिरी के 30 डेज आएंगे तो आपके पास उतना समय नहीं होगा, बिकॉज आपको फेज 1 की स्ट्रेस भी तंग कर रहा होगा। तो आपको अपने उस स्ट्रेस को भी रिस्पेक्ट देकर चलना है कि मुझे उस समय फेज 2 पर ज्यादा फोकस करना ही है। आई डोंट हैव अ चॉइस देयर। सो वहां पर चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट एरिया कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ईएसआई में वीकर है और उसको आप पहले करके चलेंगे। उनके आखिरी के दिनों के अंदर आपको उस टॉपिक को जो वीक था आपने उसको सॉर्ट कर लिया है, अब आपको उसको रिवाइज करना है और बाकी सबको गो थ्रू करना है। व्हाट आई वुड सजेस्टेड दैट बिटवीन द एरिया ऑफ 30 टू आउट ऑफ दो 60 डेज आप कोशिश कीजिए कि आप 60 to 70% ऑफ द सिलेबस को देख जरूर चुके हूं, आपको जो वीकर है उन्हें आप क्लियर कर चुके हो और बाकी रिमेनिंग एरियाज जो आपको पता है उनको आपने गो थ्रू जरूर किया हो, ताकि फेज 2 में आपको रिवीजन का समय मिल सके। अदरवाइज रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट का एरिया। मैनेजमेंट और फाइनेंस का एरिया अगर हमें देखा जाए तो ये दोनों इकट्ठे आते हैं, और मैनेजमेंट की तरफ से वो एक 100 मार्क का पेपर है, ये 50 मार्क का मैनेजमेंट है और 50 मार्क्स का फाइनेंस है, और दोनों का सिलेबस काफी वास्ट है। फिर आपको क्या करना है, आपको मैनेजमेंट को, ओबी को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, आपको इन सब चीजों को कवर करना है। कीपिंग इन माइंड ईएसआई के लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है, इसके अंदर भी सेम है। और इसके क्वेश्चंस की आपको, अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मैनेजमेंट की, तो इसके डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप बहुत आराम से नंबर्स अर्न कर सकते हैं, स्कोर बढ़ा सकते हैं। साथ साथ आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन रहता है, स्कोप दिखता है, जहां पर आप सिर्फ एक लैंग्वेज को ढंग से समझ पाए तो मैनेजमेंट में आप स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फाइनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनेंस के अंदर कितनी सारी चीजें हैं जो आपके पेपर के लिए ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, इवन फॉर द पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर आपकी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स, आरबीआई, द बैंकिंग सिस्टम्स एंड एवरीथिंग एल्स हैज बीन डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मार्केट्स का एरिया जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज के बारे में पता चाहिए, स्वॉप्स के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में, सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन के बारे में, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आपको ना कि सिर्फ फाइनेंस से मदद करेंगी, आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेंगी। बट क्या ये इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके जनरल टॉपिक्स के अंदर आपके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन के टॉपिक्स और आपके पास फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स का एरिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंस, वो सारा आपको कवर होता हुआ दिखेगा। ये लास्ट में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको अभी से ही समय निकालना होगा, एंड नॉट आफ्टर 30 डेज, यानी आपको अभी से ही शुरू करना होगा, सो दैट यू गेट टाइम टू कंप्लीट एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स, ताकि फेज 2 में आप उसका हर एक सब्जेक्ट का 30-40% जो है उसे कंप्लीट कर सकें और फर्दर मूव कर सके टुवर्ड्स द अदर एरिया। इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपको आपका सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, रिवीजन का समय दिखेगा, क्योंकि आपको एंड में आते आते टेस्टिंग पर भी जाना है। अगर आप टेस्टिंग पर नहीं जा पाए तो ओवरऑल आपको कोई भी हेल्प नहीं हो पाएगी in this particular scenario. So this is how I have covered the entire strategy for not only the phase 1 but also for phase 2 and how you should look forward to it. Do not look at that myth कि phase 1 को कवर करेंगे फिर phase 2 पे जाएंगे। बस इसीलिए आज का ये पूरा टॉपिक कवर किया है एंड आई ओपनर, और साथ साथ बताया है कि डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से एरियाज आपके वीक और कौन से स्ट्रॉन्ग है, आपको उसको सेग्रीगेट करके अभी ही बैठना होगा और देखना होगा कौन सी चीज आप अभी खत्म करते हैं और कौन सी चीज बाद में। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है या आपको ये लग रहा है आई नीड टू लुक फॉरवर्ड टू
टू द पर्टिकुलर एरिया, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ने वाला है, कहाँ से देखूं मैं, तो वो सारी चीजें आपको हमारे पोर्टल पर मिल जाएंगी। यानी अभी पीडिया के पोर्टल पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका आरबीआई ग्रेड बी का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। कंप्लीट कोर्स सिर्फ फेज 1 और फिर सिर्फ फेज 2, यानी आपके पास ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको पहले क्या पढ़ना है, पहले नहीं क्या पढ़ना, आप वो कर पाएंगे, बिकॉज हर एक स्टूडेंट के अपने हाथ में है, उसने खुद से पढ़ना है, अपना सीक्वेंस खुद चूज करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे पोर्टल पर जो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स अवेलेबल है। और अभी हर एस्पिरेंट के पास अभी पीडिया की तरफ से एक फ्रीडम है 7 डे ट्रायल की। इस 7 डे ट्रायल के अंदर आपके पास बेनिफिट ये आ जाता है कि 7 दिन आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। देखिए हमारे पोर्टल पर, पढ़िए आरबीआई ग्रेड बी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कीजिए कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है, क्या और पढ़ने वाला है। वेब नोट्स आपके पास रहेंगे, एमसीक्यू टेस्ट आपके लिए खुले हुए हैं। आपके पास पूरे 7 दिन है पूरे उस एरिया को देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको वो चीज काम की लगी, देन प्रोसीड विद द परचेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसके अलावा आपके पास टेस्ट सीरीज भी उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल जाती है। इसके अंदर और बहुत से फीचर्स हैं जो हमारे एस्पिरेंट्स के लिए हमने स्पेशली रखे हुए हैं, ताकि स्टूडेंट उसको पढ़ सके और अपनी आरबीआई ग्रेड बी स्पेसिफिक प्रिपरेशन में एक एफिशिएंसी भी ला सके, और इस पेपर को सिर्फ ना कि सिर्फ प्रिपरेशन की तरफ से देखे, लेकिन साथ साथ उसे क्लियर भी करे। दैट मीन्स आपके पास एक कंप्लीटली स्पेसिफिक कोर्स मिल जाता है, स्पेसिफिकली फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर right now thinking about clearing the RBI grade B exam. So go ahead and check out that particular course in the description. आपको उसकी पूरी information मिल जाएगी. Thank you.